टाइट्रेशन में जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है अपना स्पेशल टाइट्रेशन। एक KMnO4 है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन बोलते हैं, तीनों में काम करता है। दूसरा जो अपना रहेगा K2Cr2O7। थर्ड रहेगा अपना I नेगेटिव विद कॉपर +2 फॉर्म Cu2I2 प्लस I2, ठीक है। प्लस जो भी आयंस बनेंगे बाकी के वो अपने लिए कोई काम के नहीं है, बस ये काम के हैं। ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 4 होगा तो ये 2, ये कोफिशिएंट है। बस इतनी रिएक्शन तो जरूर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जो I2, कहीं से दुनिया में I2 आएगा विद हाइपर सॉल्यूशन Na2H2O3 फॉर्म NaI प्लस Na2S4O6, ये है। ठीक है, बैलेंसिंग करूं तो इसका 1:2, बैलेंसिंग ना भी करूं तो आप इक्विवेलेंट लगा देना। इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। हाइपर सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल, ये है। ठीक है, तो 4 स्टैंडर्ड टाइट्रेशन थे। अपने को ये जो रिएक्शन है, आपको ये दोनों रिएक्शन इकट्ठा करके देगा हमेशा। क्या करेगा, एक बार यहां से आयोडीन निकलवाएगा और ये जो आयोडीन है वो यहाँ यूज कराएगा। और आयोडीन ऐसा नहीं है कि इसी रिएक्शन से निकले, आयोडीन दुनिया के किसी भी रिएक्शन से निकलेगा तो वो I2 बनेगा। और I2 को इंडिकेट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसके अंदर आप स्टार्च डाल दो। स्टार्च डाल दोगे और जैसे ही I2 बनेगा तो डीप ब्लू कलर आएगा, वो आपको बोलेगा कि रिएक्शन को आप यहाँ रोक दो, तो वो आ जाएगा आपका एंड पॉइंट। ठीक है, तो और हाइपो जो सॉल्यूशन होता है इसके लिए बोलेगा कि एंड पॉइंट पे, तो आप क्या लगाओगे, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। या तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लो या मोल कॉन्सेप्ट लगा लो। जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हो तो इसका एन फैक्टर आप निकाल के देखोगे। यहाँ ये 2 पॉइंट, यहाँ पे ये आपका 2 पे है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ 2.5 है। 0.5 पे इंक्रीमेंट हो रहा है और कितने हैं, 2 आपके पास सल्फाइड है, तो यहाँ सल्फर है, तो यहाँ पे आपका जो एन फैक्टर आ जाएगा वो 1 आएगा। यहाँ पे I2 का जो एन फैक्टर होगा वो 2 आता है। ठीक, तो आप चाहे एन फैक्टर से कर लो चाहे आप मोल कॉन्सेप्ट से कर लो, दोनों सही रहेंगे। KMnO4 और K2Cr2O7 के क्वेश्चन ज्यादातर आपको करना चाहिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आप कर दें, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं रहती है। बेसिकली आपको बस एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। एन फैक्टर के लिए आपको कल छोटा एक असाइनमेंट दिया गया था जिसमें ज्यादातर चीजों के एन फैक्टर थे कि किस किस चीज का एन फैक्टर। जैसे पहले भी मैंने आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है इसका एन फैक्टर निकालना सिखाया था। ठीक है, H2O2 का एन फैक्टर है, KMnO4 का, K2Cr2O7 का। ठीक है, तो 2-3 चीजों का और मैं यदि आपको एन फैक्टर बताऊं KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ जब यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड है और आप इन चीजों को ध्यान रख लें। जैसे FeC2O4, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्जिलेट। फेरस ऑक्जिलेट आप यदि इसको KMnO4 के साथ यूज करोगे या आप K2Cr2O7 इसके साथ यूज करो, हमेशा गारंटी है ये आपका Fe+3 में जाएगा और ये CO2 में जाएगा। ठीक है, यहां से एक बार आप ट्राई खुद करके देखें क्या आ रहा है एन फैक्टर इसका, फेरस ऑक्जिलेट का। फेरस ऑक्जिलेट का एन फैक्टर क्या आएगा ये आपको देखना है। देखें, फेरस ऑक्जिलेट, फेरस वैसे नाम भी बता रहा है कि ये +2 में है, और वैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला था ऑक्जिलेट के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, -2 होगा। नेट चार्ज की हम बात कर रहे हैं। जैसे ऑक्जिलेट इसको बोलते हैं C2O4 2-, तो ये आदत इस टाइप का रहा होगा और दूसरी तरफ ये ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो Fe के ऊपर तो चार्ज कितना आ गया भाई, +2। ऑक्जिलेट, अब ऑक्जिलेट में आप कार्बन का निकाल भी सकते हो, कैसे, x मान लो तो 2x + 4 है, 4 - 2 इज इक्वल टू -2, ये आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू ये। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी +3 आएगी। तो मतलब ऑक्जिलेट के अंदर कार्बन किस में है, आपका +3 में है, और आयरन किस में है, +2 में है। KMnO4 और K2Cr2O7 इनका तो निकालना सीख जाओगे, इनका तो डायरेक्ट आप याद रख लोगे। फेरस ऑक्जिलेट +2 से +3 में गया है, कितने का लॉस है, 1। यहाँ पे तुम देखोगे Fe+2 से +3 लॉस है 1 का। ठीक है, 1। यहां से ये कार्बन, यहाँ पे CO2 में तुम चेक कर लोगे +4 में है,
+3 से +4 कितने का लॉस हो रहा है 1। कितने कार्बन है 2 कार्बन है, तो कितने का टोटल लॉस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इधर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस उधर हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, नेट कितने का लॉस हुआ 3। इसीलिए फेरस ऑक्सीलेट जहां भी आपको KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ दिखाई दे तो आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, उसका n फैक्टर 3 लिखोगे। क्या लिखोगे 3। अब इसमें ऑक्सीलेट का कितना है, ऑक्सीलेट का 2 है और Fe इसका 1 है। जैसे और मैं आपको n फैक्टर बताऊं, KMnO4 और K2Cr2O7 का क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये अपना एक स्टैंडर्ड है और आपको पहले ही याद करवा रखे हैं एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम के अंदर। जैसे देखें आपको FeSO4 आ जाए, FeSO4 विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ये जो आपको बता रहा है H पॉजिटिव, ये किस क्या बता रहा है, ये आपको बेसिकली बता रहा है मीडियम कैसा है, एसिडिक है। तो यहां से Fe कहाँ जाएगा, तुम देखोगे इसको क्या लिखते हैं, ये Fe2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है। कैसे पता चला, क्योंकि SO4 के बारे में मैंने पहले बताया सल्फेट पे होता है -2 चार्ज। तो आयनिक कंपाउंड कैसे लिखते थे याद होगा 9th क्लास में, कि ये चार्ज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ये भी 2 तो ये 2, देखिए कोफिशिएंट इसका 1 है और इसका भी 1 है, मतलब जितना चार्ज इस पे रहा होगा उतना ही चार्ज इस पे रहा होगा, और सल्फेट का चार्ज -2 होता है। तो Fe पे यहाँ +2 है, और सल्फेट में भी आपको अलग अलग निकालते हो तो सल्फर 6 में होता है और ऑक्सीजन तो हमेशा -2 में रहेगा। अब ये आपको प्रोडक्ट नहीं लिख के देगा, आपको बोलेगा कि फेरस सल्फेट इज टाइट्रेटेड विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपने टाइट्रेट किया तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका Fe +2 से किस में जाएगा और KMnO4 किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये आपको देखना है बेसिकली। तो ये आपको प्रोडक्ट कभी भी नहीं दिया जाएगा, तो याद रखना हमेशा क्या Mn जाएगा +2 में। आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, फेरस सल्फेट इज टाइट्रेटेड विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। Mn का याद रखो एसिडिक मीडियम में +2 में। Fe कहाँ जा सकता है, Fe का 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +2 और +3। यदि ये रिड्यूस होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ये ऑक्सीडाइज करेगा, इसको कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, सिंपली बात +2 है तो किस में जाएगा, ये +3 में जाएगा, +3 में। बाकी कौन कहाँ जाएगा, बाकी कौन कहाँ जाएगा कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, अपने को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर चाहिए, वो निकाल लेंगे। इसका n फैक्टर कितना आ गया 5 आ गया, इसका n फैक्टर कितना आएगा, इसका n फैक्टर तुम देखोगे +2 से +3 और एक Fe है भाई, ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीलेट में क्यों हो गया था, क्योंकि ऑक्सीलेट में कार्बन +3 में था और कार्बन का हाईएस्ट +4 पॉसिबल था। ये इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है, हर किसी को क्या करता है ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीलेट में कार्बन था +3 में, उसको +4 में कन्वर्ट कर दिया। इस बार मन करे +6 को क्यों नहीं किया, क्योंकि कार्बन का सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल +6 है, अब उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको नहीं कर सकता। ठीक, तो इसलिए Fe को क्या, इस पूरे कंपाउंड का n फैक्टर क्या आया, फिर 1 आ जाएगा। जो KMnO4 है और K2Cr2O7 है, इनका यदि मैं आपको बता दूं, KMnO4 ठीक है इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 ठीक प्लस कोई भी, KMnO4 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आया एसिडिक मीडियम के अंदर, आप MnO का तो बहुत आसानी से लिख दोगे Mn+2, ठीक है, साथ में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अब ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ये कहां से कहां जाएगा, ये कैसे पता चले, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ठीक है, इसके अंदर इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इन नेगेटिव, यदि वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन कन्वर्ट इनटू जीरो, आप उसको 0 में बदल दीजिए। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर और रिड्यूसिंग एजेंट इज इन पॉजिटिव, देन कन्वर्ट इनटू हाईएस्ट पॉजिटिव, तो उसको हाईएस्ट पॉजिटिव में ले जाइए जो उसके लिए पॉसिबल है, यदि आप ये लिखना जान गए तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करने का समस्या है ही नहीं, आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आंसर दे सकते हो टाइट्रेशन के हर क्वेश्चन का। लेकिन आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, वो पहले आपको बताया जा चुका है किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर करते हैं कोई क्वेश्चन कि किस तरीके से किया जाएगा।
जैसे आपको बैलेंस करने के लिए मैं आपको बता, बैलेंस डायरेक्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि KMnO4 आपको दिया गया है, एसिडिक मीडियम में आपको दिया गया है, सल्फाइड दिया था MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम के अंदर आपको I नेगेटिव के साथ दिया गया, MnO4 नेगेटिव आपको एसिडिक मीडियम में नाइट्राइट के साथ दिया गया, MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव आपको ऑक्जिलेट के साथ दिया गया, MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव आपको Fe+2 के साथ दिया, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आपको SN2 पॉजिटिव के साथ दिया गया। ये रिएक्शंस आपको दी गई, तो आप कैसे लिखो? आपको इनमें से किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं लिख के देगा, कभी भी नहीं लिख के देगा। इन किसी भी रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट नहीं लिख के देगा कभी भी। सीधा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि KMnO4 इज टाइट्रेटेड विद सल्फाइड, KMnO4 इज टाइट्रेटेड विद आयोडाइड आयन I नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव नाइट्राइट होता है, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट होता है, ठीक है, नाइट्राइट, ऑक्जिलेट, फेरस Fe+2 और Sn+2, ठीक है। तो आपको क्या है, इसका एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। और एन फैक्टर कब निकाल पाओगे? जब आपको ये पता हो कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हुआ है। आपको MnO4 नेगेटिव का आइडिया है कि वो आपका +7 से +2 पे गया है, उसका एन फैक्टर 5 पे बिना किसी डाउट के। लेकिन बाकी जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है उनका एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे? मीडियम हो गया H पॉजिटिव, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर आपको निकालना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका आप प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? क्या करो, यदि माइनस में है तो उसको 0 पे ले जाओ, और यदि प्लस में है तो हाईएस्ट पॉसिबल पे ले जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या कैसे होगा, ठीक है। देखें, MnO4 का तो सभी के अंदर, इसका तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, Mn+2, Mn2+, Mn2+, Mn2+ एंड Mn2+, Mn2+। किस में कन्वर्ट होगा? एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 विद एन फैक्टर 5। अब देखिए सल्फर किस में है? -2 में है, तो आप इसको सल्फर में कन्वर्ट कर दीजिए, 0 में ले जाइए बस। माइनस में है तो 0 में। आयोडीन कैसे रहता है? I2 की फॉर्म में रहता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालोगे +3 आएगा, किस में आ गया? पॉजिटिव में। तो कहाँ लेके जाना पड़ेगा? ये तो हाईएस्ट में लेके जाना पड़ेगा। नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 15th। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या रेंज होती है? -3 से +5। +3 पे ही, तो कहाँ लेके जाना पड़ेगा? ये +5। कितना इनफेक्टर हुआ? 2। इसका इनफेक्टर देखोगे आप 2, इसका इनफेक्टर 1, इसका इनफेक्टर 2। यहाँ पे ऑक्जिलेट में कार्बन कितने में होता है? +3 में। कहाँ जाएगा? CO2 में। +4 में जाएगा, हाईएस्ट में, ठीक है। चाहे आप हाईएस्ट ये प्रोडक्ट भी ना लिखो, बस ये पता आपको हाईएस्ट में जाएगा। +3 से +4 कितने का लॉस है? 1 का। और कितने आइटम थे? 2। कितना इनफेक्टर होगा इसका भी? इसका मैं इनफेक्टर बताऊं कितना होगा? 2। इसका इनफेक्टर कितना होगा? 2। इसका इनफेक्टर 1, इसका इनफेक्टर 2। Fe+2 किस में जाएगा? +2 में है तो हाईएस्ट में जाएगा। आयरन का हाईएस्ट क्या होता है? +3, +2 +3। टिन है Sn, किस ग्रुप का है? ये आप देखोगे 14th ग्रुप का है, तो हाईएस्ट क्या होता है 14th ग्रुप के लिए? +4। तो सीधा लिख दोगे Sn+4। क्या हुआ इनफेक्टर? इसका इनफेक्टर 2 हुआ। इसका इनफेक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कहाँ जाएगा। प्रोडक्ट आप नहीं भी लिख पा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये पता हाईएस्ट यहाँ पे है, तब फटाफट इनफेक्टर निकाल लोगे। जैसे आपको ये आइडिया हो कि ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट में कार्बन होता है +3 में, और ऑक्सीडाइज होके वो +4 में जाएगा, तो 1 कार्बन lose 1 electron, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लूज बाय ऑक्जिलेट आर 2, तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्जिलेट आर 2, ठीक है। फेरस है Fe+2, किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक में, +3 में। एक ही है तो एन फैक्टर 1। Sn+2 है, कहाँ जाएगा? हाईएस्ट पॉसिबल, किसमें? +4 में। आप ग्रुप के एलिमेंट वो याद करोगे। सल्फाइड है, सल्फाइड कहाँ जाएगा? -2 का हमेशा माइनस में है तो कहाँ जा सकता है? 0 में। ये सेम केस K2Cr2O7 के साथ भी रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे आप K2Cr2O7 लोगे तो यहाँ क्रोमियम +3, क्रोमियम +3, क्रोमियम +3। इनका इनफेक्टर क्या है सभी के अंदर? इसका एसिडिक मीडियम में इनफेक्टर 5 है, और K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में इनफेक्टर 6 होता है, ठीक। ये जो है
ये आपका टाइट्रेशन है, और टाइट्रेशन के अंदर जो हम पढ़ते हैं एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट वो ये है। एक दो चीजें और बताऊं इसके अंदर। एक होता है मोहर साल्ट, ठीक है। मोहर सॉल्ट क्या होता है? मोहर सॉल्ट एक्चुअल में आयरन का एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं क्या है, और काफी जगह काम आता है। मोहर सॉल्ट काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट, ये ग्लोबुलर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, ये फॉर्मूले हैं। तो आप थोड़े बहुत ये काम आते भी होंगे, पहले सुने भी होंगे तुमने, फिर भी इनके फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखें। मोहर सॉल्ट जो होता है इसका फॉर्मूला होगा आपका FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2, 6 वोल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7 के साथ करते हैं तो क्या होता है, तुम देखो इसके अंदर बाकी ये सल्फेट है, ठीक है, ये अमोनिया गैस निकल जाएगा। कौन है जो चेंज होगा? वो Fe है। तो एक्चुअल में ये आपको Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe+3, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो एन फैक्टर क्या होगा इसका मैं बात करूं, एन फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट इतना बड़ा ये देर का, इसका एन फैक्टर 1 है। क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। तो ये ठीक है। तो मोहर सॉल्ट नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअल में जो प्रोसेस हो रहा है, जो अपना आयरन+2 कन्वर्ट इनटू +3, चाहे KMnO4 होता, चाहे K2Cr2O7 होता। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक नई चीज अपने लिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। ये तुम्हारे 10th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 में आता था, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड, तो वहां पे आता था CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। क्या होता है ये एक्चुअल में होता है Ca, ठीक है, OCl एंड Cl। ये स्ट्रक्चर होता है इसका, बड़े ध्यान से देखें इसका। यहाँ पे आपका कैल्शियम है, और कैल्शियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें वैसे भी पता है +2 होता है। क्या होता है? +2। कैसे +2 आया है? देखिए ये क्लोरीन, ये बॉन्ड जो आपका कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में है, तो इस बॉन्ड के लिए क्लोरीन को तो मिलेगा -1 और कैल्शियम को मिलेगा +1। क्यों? क्योंकि कैल्शियम तो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस आएगा, और क्लोरीन है नॉन मेटल। ऑक्सीजन पे इसकी वजह से आएगा -1, और इसकी वजह से क्या आएगा, कैल्शियम पे आएगा +1। तो एक इसकी वजह से +1 था, और एक ये दोनों को मैंने ऐड किया, तभी इसका क्या लिखा हुआ है +2। इस क्लोरीन का -1, यहाँ पे -1। ये क्लोरीन, ये बॉन्ड देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में है, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में। हमें पता है, ये किसी बच्चे को नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, बता देंगे। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है ऑक्सीजन से। क्या होती है? कम। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा इस एक बॉन्ड के लिए? -1, और इस पे क्या आ जाएगा +1। तो इसमें यही एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्या, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें 2 टाइप का क्लोरीन होता है। एक इसमें क्लोरीन होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और एक होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन में यदि आपको दे रखा है, इंडिविजुअल दे रखे हैं, जैसे कि -1 +1 -1 +1 इस टाइप के, तो एक पे -1 एक पे +1। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो आपका इंडिविजुअल एटम का निकाल रहे हो। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, टोटल ऐड कर दीजिए, -1 और +1 कितना हुआ, चार्ज 0, डिवाइड बाई टोटल एटम, कितने एटम है 2, तो 0। तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे क्लोरीन का 0 है, लेकिन इंडिविजुअल एक -1 में एक +1 में। ये जो है ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के काम आता है, कोई भी चीज उसको कलर को डिकलराइज करने के काम आता है, ब्लीच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो डिकलराइज करता है, कौन करता है डिकलराइज? इसमें जो डिकलराइज करने का जो एजेंट ये है, ये इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ये कैल्शियम +2 + Cl- + OCl-, जो ये है वो है मेन कंपोनेंट। जो मेन कंपोनेंट क्या है, ये है आपका, जो आपका ब्लीच करने के काम आता है। क्वेश्चन आ जाता है ब्लीच कौन करता है इसके अंदर, OCl- करता है। इसमें क्लोरीन किस में है, +2 में। तो इसको टाइट्रेट कराया जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिटिक एसिड मीडियम यूज किया जाता है इसके अंदर। तो ब्लीचिंग पाउडर
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हम देखते हैं क्या होगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर में आपका Ca स्टार्टिंग से जो मैं बताऊं आपको, CaOCl2 कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा ये आपका, ठीक है, Ca यहाँ पे आपका, इसको मैं सिंपल लिख दूं, Ca+2 प्लस Cl2 प्लस Cl2, और ऑक्सीजन आपका वाटर वगैरह में जो भी होगा उसमें चला जाएगा। तो एक्चुअल में तुम देखोगे कैल्शियम ने +2 से कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, कैल्शियम का कोई चेंज नहीं होगा। और एक मिनट इसका पूरा रिएक्शन मैं लिख देता हूँ एक बार, रुके, ठीक है। इसमें यदि मैं एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्ट करा दूं, इसमें एसिडिक मीडियम में आप रिएक्ट कराओगे, एसिटिक एसिड लिया जाता है हमेशा। इसके साथ रिएक्शन आप वैसे याद रखना चाहो तो ये है CaOCO CH3 होल ट्वाइस, ठीक, ये बन जाएगा आपका। साथ में इसके अंदर जो होगा आपका Cl2 बनेगा। क्या बनेगा? Cl2, ठीक, Cl2 इसके अंदर निकल जाता है और साथ में आपका वाटर निकल जाएगा, ये है। अब इसके अंदर जब हम इसका एन फैक्टर चेक करते हैं कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, ठीक, इसका एन फैक्टर जो एक क्लोरीन होगा यहाँ पे CaOCl नेगेटिव एंड Cl, ये आपका ऑलरेडी +1 में है और ये -1 में, ये कोई चेंज नहीं करता है। ये जहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑलरेडी था वहीं का वहीं रहता है। जो चेंज होता है ये आपका चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं होती है, ये रिएक्शन आगे, ये जो आपका Cl2 निकलता है, ये जो आपका Cl2 निकलेगा, वो Cl2 आगे रिएक्ट करता है I2 से। किससे रिएक्ट करता है? I2 से, Ki से, और कन्वर्ट हो जाता है 2KCl प्लस I2। ये तो कंप्लीट रिएक्शन जो आपके काम आएगी वो है 1 CaOCl2 प्लस 2 CH3 COH प्लस 2Ki फॉर्म 2 KCl प्लस CaOCH3 होल ट्वाइस प्लस I2। ये यहां से अब इसका मैं एन फैक्टर की बात करूं, एन फैक्टर, इसमें एक क्लोरीन ऑलरेडी -1 में था, अब भी क्लोरीन -1 वाले ने कुछ नहीं किया, जो +1 में था वो -1 में कन्वर्ट हो गया। +1 से -1 कितने का चेंज हो रहा है? एक ही क्लोरीन है। आप देखोगे CaOCl नेगेटिव, ये तो -1 का -1 है, इसमें कोई चेंज नहीं। ये आपका +1 से कन्वर्ट हुआ -1 में, +1 से पहले 0 में गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, 0 से फिर एक और इलेक्ट्रॉन लिया, -2। इसका एन फैक्टर कितना होता है? एन फैक्टर हमेशा के लिए 2 होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका आयोडीन का एन फैक्टर आप निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा? -1 से 0 में गया है और एक आयोडीन है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। एसिटिक एसिड का आपको जरूरत नहीं है एन फैक्टर निकालने की, एक ही H देता है, पता है, तो 1 नहीं होगा। तो ये रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर की, यहां से I2 बनेगा, और ये जो I2 बनेगा वो I2 कहां यूज होगा? आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री मीन्स I2 रिएक्ट विद हाइपो सॉल्यूशन, I2 रिएक्ट विद हाइपो सॉल्यूशन। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं कि जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन, calculate the mass of anhydrous oxalic acid which can be oxidized to CO2 gas, which can be oxidized to CO2 gas by 100 ml of KMnO4 solution, 100 ml of an KMnO4 solution, comma 10 ml of this KMnO4 solution, 10 ml of this KMnO4 solution is capable of oxidizing 50 ml of
वन नॉर्मल I नेगेटिव टू I2, I नेगेटिव टू I2। क्या दे रखा है? आपको बोल रखा है कि MnO4 नेगेटिव दिया है और आपको दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड अनहाइड्रस, H2C2O4, ऑक्जेलिक, ऑक्जिलेट इसी से निकल के आता है, ये अनहाइड्रस है। और यदि क्रिस्टलिन की बात की जाए, क्रिस्टलिन ये होता है H2C2O4 डॉट टू H2O डॉट टू H2, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलिन। इसने बोला अनहाइड्रस, किस मीडियम में है ये अपने को नहीं दिया, और बोला है कि Mn2 पॉजिटिव में, तो ये तो आइडिया नहीं अपने को Mn कहाँ जा रहा है, ठीक है। और CO2 इसका दे दिया, यहाँ से स्कैन फैक्टर आपको निकल गया, स्कैन फैक्टर क्या आ गया 2, इसका नहीं पता ये कहाँ गया, मैं मान लेता हूँ MnX में गया, MnX में जा रहा है। एसिडिक मीडियम तो है वैसे, तो एसिड ही जाएगा तो +2 में, ठीक है, इसका कोई डाउट नहीं है। अब आपसे ये एन फैक्टर निकलवाने के लिए कोई दूसरी रिएक्शन दी, इसका बोला गया था 100 ml है, बोल रहा है कि इसका मास बताइए। हम मास तो नहीं निकाल सकते, मोल निकाल सकते हैं, और मोल यदि आप निकालोगे तो मास निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया है, तो यहां से आप आराम से इसका मोलर मास निकालोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन होता है। तो इसका मोलैरिटी क्या है? इसका मोलैरिटी अपने को नहीं पता है, एसिडिक मीडियम में है, तो आप ये आइडिया लगा लोगे कि ये +2 में गया, ठीक है, तुम्हें ये आइडिया लग गया भाई ये एसिडिक मीडियम में, ये +2 में गया। इसका मोलैरिटी कहां से निकाल के लेके आओगे, या इसका नॉर्मेलिटी आपको डायरेक्ट मिल जाए, वो भी अच्छी बात है, कहां से निकालोगे? इसने आगे दिया कि ये जो MnO4 नेगेटिव था, इसी का 10 ml सोल्यूशन लिया, सिर्फ कितना लिया? 10 ml सोल्यूशन लिया था, और I नेगेटिव को टाइट्रेट कराया था, वो कन्वर्ट हुआ था I2 में, ठीक है। और बोल रहा है I2 कितना? 50 ml को कर दिया था टाइट्रेट, कितने ने? और 1 नॉर्मल था। तो इसका मतलब इसका जो 10 ml है, यहां पे इसकी नॉर्मेलिटी N1 मान लेता हूं, ठीक है, वही 100 ml में से कोई 10 ml आया होगा, ठीक है। बोल रहा है कि बिल्कुल वही जो नॉर्मेलिटी यहाँ पे, वही नॉर्मेलिटी यहाँ पे, तो आप यहाँ से नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा दो, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I नेगेटिव। कितना इक्विवेलेंट होगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मिली इक्विवेलेंट हो गया, इंटू 10 इक्वल टू, ठीक, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 50 इंटू 1, N1 क्या आ गया आपका? 5 नॉर्मल सॉल्यूशन है। किसा, कौन सा नॉर्मल है? 5। ये जो सॉल्यूशन है वही तो ये है, यहाँ पे उसी में से लिया है। तो कितना है? 100 ml। कितना है? 100 ml। इसकी नॉर्मेलिटी आपको पता है, तो आप यहाँ पे आप ऊपर कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, क्या? मिली इक्वलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ H2C2O4, ठीक है, मिली इक्वलेंट ऑफ, तो 100 ml है आपका, ठीक है, 100 ml, कितना नॉर्मल है? 5 इक्वल टू मिली इक्वलेंट, इसका तो आपको मास चाहिए, तो डायरेक्ट मोल ही निकाल लो, नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा दो, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मिली मोल्स निकलेंगे भाई, सब कुछ मिली में निकलेगा। कितना एन फैक्टर? 2 है। यहां से आपका मिली मोल्स कितना आ जाएगा? मिली मोल आप देखोगे 500 डिवाइड बाई 2, और यदि आप यहाँ से मोल निकालने लग गए, 1000 से डिवाइड और कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1/4 मोल। मास की बात थी, मास कैसे निकालते हो? मोल इंटू मोलर मास, और इसका मोलर मास तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, H2C2O4, ठीक है। इसका मोलर मास आप निकालोगे 64, तो इसकी वजह से आ गया 24, इसकी वजह से, अगर 2 इसकी वजह से 90, 1/4 इंटू 90, तुम देखोगे ये आपका 22.5 के साथ आसपास आ जाएगा, ये था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या किया गया है? दो टाइट्रेशन, दो तरीके से आपको किया गया। यहां से आपको नॉर्मेलिटी निकलवा रहा है, यहां से जो नॉर्मेलिटी निकालेगा यहाँ पुट करना। आपको आइडिया था एसिडिक मीडियम में है, वो +2 में चला जाएगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ एन फैक्टर आ सकता है उस चीज से, आपके पास मोलैरिटी नहीं आ सकती। आप यहाँ से पहले मोलैरिटी निकालो, एन फैक्टर निकालो, और ये करो। आप यहाँ से नॉर्मेलिटी ही निकाल लो, डायरेक्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा दो, तो ये है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, इतना लंबा क्वेश्चन कि टाइम करना और सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिक टाइम में आपका नहीं होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए,
a mixture containing 0.05 mole of K2Cr2O7 and 0.02 mole of KMnO4. A mixture containing 0.05 mole of K2Cr2O7 and 0.02 mole of KMnO4 was treated with excess of Ki in acidic medium. The liberated iodine required 1 liter of Na2S2O3 solution, Na2S2O solution for titration. 1 liter of Na2S2O3 solution for titration. Find the concentration, मतलब molarity. Find the molarity of hypo solution. हाइपो सॉल्यूशन का मोलैरिटी आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, कोलेट कॉन्सेप्ट लगाएंगे और बहुत जल्दी इसको सोल्व करेंगे। डिटेल आपके पास आ गई कि K2Cr2O7 भी और KMnO4 भी है और I नेगेटिव के साथ डाला है एसिडिक मीडियम में। I नेगेटिव दोनों किस में कन्वर्ट करेंगे, बताया है कि -1 में आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए तो 0 में जाएगा, आयोडीन में जाएगा। ये भी चीज आपको क्वेश्चन में दे दी गई, आपको नहीं पता तो भी जो I2 बनेगा पूरा इस रिएक्शन में, जो I2 बनेगा वो सारे का सारा क्या होगा, सारे का सारा I2 नेक्स्ट रिएक्शन में यूज होगा इसके साथ। और बोल रहा है कि इसका 1 लीटर लग जाता है, इसकी मोलैरिटी आपको बतानी, ठीक है। करे सर भाई, आयोडीन K2Cr2O7 प्लस I नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, ये आपका Cr+3 प्लस I2 और बाकी वाटर वगैरह जो बन गया होगा अपने काम का नहीं है, ठीक। ये बोल रहा है ये एक्सेस में है Ki में K का तो कोई काम है नहीं, ये एक्सेस में है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, पक्का है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका कितना मोल दिया हुआ है, इसका मोल आपको दिया हुआ है 0.05, या तो आप बैलेंस करो, मोल कंसेप्ट लगाओ, हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा देते हैं। क्या, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ki, इक्विवेलेंट ऑफ Ki, ठीक। इसका एन वेक्टर क्या होता है एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 का 6 होता है। I इसका कितना, -1 से 0 में गया, कितना एन वेक्टर 1, ठीक है। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 प्लस इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ Ki, ठीक है भाई, ये बन जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक। कितने इक्विवेलेंट, इसके भी कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, इसके भी I2 कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, जो यहां से आप निकाल लोगे उतना ही क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट I2 का बन जाएगा, ठीक है। I2 का इतना इक्विवेलेंट बन जाएगा बस, लेकिन आपको ध्यान एक चीज रखनी है, I2 का एन फैक्टर देखोगे, I2 का एन फैक्टर 2 है यहाँ पे, कैसे, 0 से -1 में एक आयोडीन जा रहा है, 2 आयोडीन है तो कितना होगा 2, ये मिस्टेक होती है कि यहाँ पे, ये फिर आप ये Ki का एक मोल निकाल लो, इक्विवेलेंट से मोल निकाल लोगे, यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा दो, जितना आयोडीन यहाँ होगा उतना ही आयोडीन यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ देखोगे एक मॉलिक्यूल में 1 I है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में I2 है, मतलब यदि यहाँ 50 Ki होगा तो 25 I2 बनेगा, समझ रहे हो, 25 I2 क्यों, क्योंकि 25 I2 का मतलब 50 I तो हो गया, ठीक है। ये तो आप एटॉमिक कंजर्वेशन लगा दो, ये निकाल लो, आप प्रोडक्ट पे लगाओ ही मत कभी भी एन फैक्टर, ये लगाओ तो इसका एन फैक्टर, यदि ये निकाल रहे हो तो इसका एन फैक्टर चाहिए आपको, समझ गए। तो इस रिएक्शन में 0.05 इंटू 6, ठीक, इक्वल टू, इसका मोल निकालना है, मोल मान लेता हूं x, एन फैक्टर कितना है 1, यहां से आपका मल्टीप्लाई करोगे 0.3 मोल आ गया, 0.3 मोल ऑफ Ki का 0.3 मोल है, ठीक है भाई, इतना मोल आपको चाहिएगा, ये एक्सेस में वो अलग बात है, अपने रिएक्शन में इतना चाहिए। तो यहां से यदि मेरे से कोई बोले कि I2 का मोल बता दीजिए, I2 का मोल मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 0.51 मोल, कैसे लिखा, क्योंकि जितना आयोडीन यहाँ है उतना ही आयोडीन यहाँ होगा,
ये तो था जो आपको K2Cr2O7 को चाहिए था। दूसरा आपका KMnO4 भी रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 के लिए भी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। KMnO4 के लिए रिएक्शन लिखें, KMnO4 विद Ki विद एसिडिक मीडियम, क्या जाएगा, वही आपका Mn+2 एंड I2 में जाएगा। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगा दे, इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। कितना देर का है, 0.02, कितना एन फैक्टर होता है इसका 5 इंटू इसका x, एन फैक्टर कितना है 1। यहां से आप देखोगे कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी 0.1, कितना आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। तो किसका मोल आया 0.1 मोल, Ki का। I2 का मोल क्या आ जाएगा, यहाँ से I2 का मोल आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.05। ये हो गया। I2 का टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल ऑफ I2, टोटल मोल ऑफ I2 का 0.15 मोल तो यहाँ चाहिएगा और 0.05 मोल वहां पे एक्सेस में पड़ा रहेगा, वो अपने काम नहीं आएगा। जो काम आया कितना है, इसको ऐड करोगे आप 0.20 मोल आ जाएगा। भाई इसको और इसको ऐड किया, टोटल I2 तो यही है। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, 2 रिएक्शन तो यही होगी, ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन है उसमें आप यूज कराओगे। तो थर्ड रिएक्शन में अब क्या है, इसका आपके पास मोल निकल गया, तो इस रिएक्शन को हाइपो सॉल्यूशन की रिएक्शन है, I2 विद 2Na2S2O3 फॉर्म 2NaI प्लस Na2S4O6। आपको कोफिशिएंट ना याद रहे कोई बात नहीं, आप एन फैक्टर डायरेक्ट याद रख लो कि इसका एन फैक्टर 1 होता है, और I2 से नेगेटिव में जा रहा है, इसका एन फैक्टर क्या है 2 है। अब लगा दो, मोल्स लगा देते हैं कि इसके मोल कंसेप्ट लगाओगे तो इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल चाहिए। इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाओगे तो इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा I2 का, मोल कितना है, मोल है 0.2, एन फैक्टर कितना है 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका आप देखोगे, इसका आपको क्या निकालना है, इसका मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, मोलैरिटी इंटू इसका एन फैक्टर कितना होता है 1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1, यहाँ से डायरेक्ट इसका मोलैरिटी तुम देखोगे क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। इक्विवेलेंट निकालने का इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी होता है, इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर भी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास मोल है तो मोल इंटू एन फैक्टर लगाया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल मोलैरिटी चाहिए थी, मैंने नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगा दिया। नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालना बहुत आसान है एन फैक्टर के साथ, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। बहुत लंबे लंबे जो क्वेश्चन है देखोगे बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे, लेकिन इसके बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और इसमें कोई अलग चीज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने आसान लगेंगे। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन in an iodometric estimation titration in an iodometric estimation the following reaction occur। आपको रिएक्शन लिख के दी है और वो भी बैलेंस करके, ना भी दी जाए तो भी आप खुद करते क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड रिएक्शन है। 2CO2 पॉजिटिव विद 4I नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cu2I2 प्लस I2, ठीक। नेक्स्ट है I2 प्रोड्यूस इन अबो रिएक्शन कन्वर्ट इन और रिएक्ट विद हाइपो सॉल्यूशन एंड फॉर्म 2NaI प्लस Na2S4O6 Na2S4O6। आगे लिखा है, क्वेश्चन लिखिए 0.12 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट 0.12 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट was added to excess of Ki solution and the liberated iodine required 120 ml of hypo solution 120 ml of hypo solution 120 ml of hypo solution। The molarity of the hypo solution is, ये बोल रहा है आपका एक्सेस में था, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करके तो क्यों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना भाई, बैलेंस करके दिए, इसका 2 मोल होगा, ये लिमिटिंग रेंज, इसका 1 मोल बनेगा, तो इसका मोल यहां से मैं डायरेक्ट बोलूं कितना बन गया 0.06, उसका हाफ, ये कोफिशिएंट 2 है तो ये यही वाला तो यहाँ यूज हुआ है 0.06 मोल, यही तो है। इसका इतना तो इसका कितना मोल चाहिएगा भाई 0.12 मोल चाहिएगा, 0.12 मोल। मोल कैसे निकालते हो, वॉल्यूम, मोल पता है, वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी ये मोल है तो लीटर में, या फिर इसको मिली मोल में बदलो, ये मिली मोल में पुट करो, यहाँ मिस्टेक मत कर देना कैलकुलेशन की। 120 डिवाइड बाई 1000 क्यों किया है, लीटर में बदल दिया, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी
ठीक है, 0.12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 120 यहाँ से आप सोल्व करके देखोगे आपका आंसर आ जाएगा 1 के आसपास। ठीक है, ये तो इस बार आपने मोल कंसेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया यार? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तब लगाया जाता है जब आप मोल कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है। यदि आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो आपको जरूरत नहीं है, आपको कभी लगाना भी नहीं चाहिए कि आप उसके अंदर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा रहे। यदि आप रिएक्शन बैलेंस कर पा रहे हो तब आपको लगाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे एन फैक्टर से बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, डायरेक्ट याद रखें एन फैक्टर 2 होता है, मोर सोल्ट 1 होता है एन फैक्टर। ठीक है, KMnO4 K2Cr2 इनका एन फैक्टर याद हो, हाइपो सॉल्यूशन का आपको एन फैक्टर याद होना चाहिए कि 1 होता है, लेकिन फिर भी आपको रिएक्शन ही बैलेंस करके दे दे तो उससे कोई अच्छी बात नहीं। मोल कंसेप्ट से एक्यूरेट कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक, वो जरूर है कि उसमें टाइम लगता थोड़ा, ठीक, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप मोल कंसेप्ट लगेगा तो आप मोल कंसेप्ट जरूर लगाएं उसके अंदर। ठीक है, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 ग्राम ऑफ ए सैंपल 32 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ FeSO4.7H2O FeSO4.7H2O याद हो, इसको ग्रीन विट्रोल बोलते थे 10th क्लास में। 32 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ FeSO4.7H2 इसको ग्रीन विट्रोल बोला जाता है। कॉपर सल्फेट .5H2 को ब्लू विट्रोल बोलते हैं। ZnSO4.7H2 को आप व्हाइट विट्रोल बोलते हैं। तो वो विट्रोल होते हैं, उसकी अलग बात है, तो क्वेश्चन में कोई रोल नहीं, वैसे आगे बता दिए। 32 ग्राम of a sample of FeSO4.7H2O was dissolved in dilute sulfuric acid and water and its volume was made to 1 liter। इसका वॉल्यूम कितना बना लिया? वाटर के साथ मिला के 1 लीटर। If 25 ml of this solution required 20 ml of 0.02 molar KMnO4 solution for complete oxidation. Calculate the percentage of FeSO4.7H2O in initial sample। जो आपको इनिशियल सैंपल 32 ग्राम जो लिया उसमें कितना FeSO4.7H2O है। एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन टाइट्रेशन का है, आपको बोल रखा है KMnO4 चाहिए 0.02 मोलर 20 ml, इतना KMnO4 लग गया। अब देखिए एसिडिक मीडियम में है, कितने को लिए लगा है? 25 ml के लिए। पहले तो तुमने इसके 32 ग्राम को डाल के 1 लीटर बना लिया। 1 लीटर आपने नहीं लिया, आपने कितना लिया? 25 ml। एक सिंपल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सर। अब जैसे कि 1 लीटर में, समझने के लिए मान लेते हैं कि 1 लीटर में x ग्राम रहा होगा। ये कितना रहा 1 लीटर में? x ग्राम। ठीक है, 1 लीटर में ये x ग्राम है, तो कोई बोले 100 ml में बताइए कितना होगा। 1000 ml में यदि x है तो 100 ml में कितना होगा? यूनिटरी मेथड, 1000 ml कंटेन x, 1 ml कंटेन x by 1000 और 100 ml कंटेन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपको 25 ml ने रिएक्ट किया, इसको 1 लीटर ने नहीं किया। तो एक्चुअल में आपका जो 32 ग्राम है, 32 ग्राम तो आपका किस में है? 1 लीटर में है। 25 ml में कितना होगा ये आपको पहले देखना पड़ेगा। जो ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ वो पार्ट कर रहा है जो 25 ml में है। तो हम पहले निकाल ही लेते हैं। क्या 1000 ml में कितना FeSO4 था? 32 ग्राम FeSO4 था। ठीक, 1 ml में कितना रहा होगा? वो सॉल्यूशन जो बनाया हमने, 1 ml में कितना रह गया होगा? 32 डिवाइड बाय FeSO4 सैंपल है, जिसमें भी FeSO4 कितना ये नहीं आइडिया। ठीक है, इतना। और 25 ml में कितना रह गया होगा? 32 डिवाइड बाय 1000 इंटू 25। कैंसिल आउट करोगे तो 40 आ जाएगा। 4 बाई 5 इसका मतलब 0.8 ग्राम। आपने जो लिया है उस सैंपल का 0.8 ग्राम ही लिया है। FeSO4 सैंपल का कितना लिया है? 0.8 ग्राम सैंपल ही लिया है। ये आपने सैंपल 32 ग्राम नहीं लिया, आपने कितना लिया है? 0.8 ग्राम लिया है। ठीक है, रिएक्शन कराइए KMnO4 से। अब जो KMnO4 आपको रिएक्शन देगा वो 0.8 ग्राम के रिस्पेक्ट में दे रहा है। उसका KMnO4 का आपको क्या दे रखा है? मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो आपको एन फैक्टर ही पता है। मतलब आपको एन फैक्टर दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मतलब आपको इक्विवेलेंट दे रखे हैं। इसका जानते ही FeSO4 सल्फेट कुछ करेगा नहीं, Fe+2 से +3, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यहां से इसका क्या निकल जाएगा? FeSO4.7H2 का मोल निकल जाएगा मेरे पास, और मोल से मैं मास निकाल दूंगा।
तो मैं ये बता दूंगा 0.78 ग्राम में कितना तो FeSO4 और बाकी इम्प्योरिटी वगैरह होंगी, ठीक है, वो होगा। अब देखिए इसके अंदर इतना समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं मैंने 32 ग्राम माना कि 32 ग्राम होगा 25 ml में। 1 लीटर आपने बना दिया कि थोड़ा मान लिया कि आपने डाला 32 ग्राम, उसमें वाटर डाल के एक सोल्यूशन बना लिया, उसमें से आपने ड्रॉप वाइज 25 ml के साथ कनेक्शन किया, तो आप 25 ml का ही बता पा रहे हो कि इतना है, इतना ग्राम इसके अंदर आया है सैंपल 32 जो है। तो अब देखिए इसके अंदर हम रिएक्शन कराएं, FeSO4.7H2O इन एसिडिक मीडियम। अब रिएक्शन ये हो गया आपका विद MnO4 नेगेटिव फॉर्म Mn+2 एंड Fe+3। इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 5। इसका मोल मान लेता हूं कि x मोल रहा होगा, मिली मोल मान लेते हैं, मिली मोल। क्यों मान रहे हैं मिली मोल? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी ml में दे रखा, मान लेते हैं इसका x रहा होगा। तो आप देखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4.7H2O इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव। यही होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एंड पॉइंट पे, ठीक है। अब इसका मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्वल टू इसका मोल्स कितना हो, मिली मोल्स निकाल लीजिए। मिली मोल्स निकालने के लिए आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है 20 और इसकी मोलैरिटी दे रखी है आपको 0.02। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू मोल, और मिली में यूज करोगे तो मिली मोल, मिली मोल इंटू एन फैक्टर दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे या आप कैलकुलेशन करोगे, ये 100 आ जाएगा और यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। 2 मिली मोल ऑफ FeSO4.7H2 कितना मास होगा? कोई आपको मोल दे दे कितना मोल है, अब उसका मास निकाल दीजिए, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें आपको एटॉमिक मास देना चाहिए था, दिया नहीं है। Fe का होता है 56 और सल्फेट का होता है 96। H2O 7H2O है, 1H2O का होता है 18 और 7 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ठीक। 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से निकालोगे, ठीक है। 2 मिली मोल्स है, इसका मोलर मास देखें कितना होगा। मोलर मास इसका 56, सल्फेट का 96, 7 इंटू 18, ठीक है। 56 प्लस 96 ये आ जाएगा 126, ठीक है। ये तो आ गया 8 6 6 6 18, 1 आ गया, 9 और 5 14, 14 और 2 16 16, ठीक है, और 1 था उधर 17 और ये 1 278 ग्राम, ठीक है। ये मिली मोल है, बस ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत कर देना। तो मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ FeSO4.7H2O इन द सैंपल, सैंपल के अंदर कितना मास है, ठीक है, कितना मोल है? 2/1000 मोल है, मिली मोल था इसलिए, इंटू 278। ये मल्टीप्लाई करोगे, ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको करनी पड़ेगी क्योंकि नीचे तो 1000 हो ही जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0.566 ये, ठीक। तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक होगी, मैंने कैलकुलेटर से की है तो 5, वैसे कुछ नहीं, 1000 से डिवाइड करना है तो आसान है, 0.566। अब जो तुमने लिया था, ठीक है, उसके अंदर कितना है? 0.566 ग्राम क्या है आपका, और फेरस सल्फेट मतलब FeSO4.7H2O, और कितने ग्राम लिया था? 25 ml में कितना आया था जो हमने चेक किया स्टार्टिंग में? 0.8। तो 0.8 ग्राम में एक्चुअल में तो ये तो इतना ही है, तो इसको परसेंटेज आपको निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकाल दोगे? इसका कितना बाई 0.566 डिवाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज ऐसे निकाल दें, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, तो 0.566 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका अप्रोक्स 70% के आसपास आ जाएगा, 69.5। फिर इसमें एक मैं बता रहा हूँ मिस्टेक कहाँ होती है। बच्चा जितना स्टार्टिंग में ले रखा 32 ग्राम के हिसाब से निकाल के आ जाता है और परसेंटेज बहुत कम आएगी। ये जो आपने KMnO4 किया है वो तो सिर्फ उसके 25 ml से करा, तो पहले तो ये फाइंड आउट करो सैंपल 25 ml में कितना आया है, ठीक है। और जितना आया कि वहां से 0.8 ग्राम ही आया, तो वहां से फिर रिएक्शन करके कि इसका इतने अमाउंट, यहाँ पे आप यदि 0.8 करोगे तो ये आंसर है, और यहाँ पे आप 32 कर दोगे तो आंसर अलग आएगा, क्योंकि आपने 32 से तो एक्चुअल में रिएक्शन कराई ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये था आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और भी खुद प्रैक्टिस करके देखिए, खुद क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आएगा, क्वेश्चन देखने से ऐसे मैं सोल्व कर रहा हूं तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें ही आ जाएगा। अब हम एक छोटा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो अपना एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड
इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर हम अल्टरनेटिवली यूज करते हैं। क्या डिफरेंस होता है वो बाद में थोड़ा बता दूंगा। वैसे तो ये मान के चलो तुम लगभग इक्वल चीज है, एक ही चीज है, लगभग नहीं, ये मान के चलो एक ही चीज है। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या चीज होती है? इंडिविजुअल होता है बिल्कुल एक एक एटम का फाइंड आउट करो। एवरेज क्या होता है? टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एटम। एवरेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक चीज क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एटम, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एटम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने CaOCl2 में निकाला था। यहां से अपने से कोई पूछे कि सिंपल बोल दिया जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, हम कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे इसका x, इसका होता है -2, इसका होता है +2। तो क्या हो जाएगा? आप कैसे निकालोगे कि 2x + 2 -2 = 0। तो 2x = 0, x की वैल्यू आ गई 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 0 आ गया। बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का 0 है। ठीक, लेकिन इस तरीके से ये आपने जो निकाला वो इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया। ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। जब आपको बोल दिया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक्चुअली आपको बताना इंडिविजुअल ही होता है। ठीक, तो इंडिविजुअल कैसे बताओगे? इंडिविजुअल के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। इंडिविजुअल के लिए क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर। ये एक -1 में है और एक +1 में। जब आप ये बता रहे हो कि -1 एंड +1, तो आप ये होगा। अब ऑप्शन में डाउट आता है, सर ऑप्शन में 0 भी दिया हो और ये भी दिए हो, तो ये वाले होंगे -1 एंड +1, ये एक्चुअल होते हैं। ये तो आपका एवरेज होता है, ये एवरेज मेंशन कर रखा है, या फिर ये ऑप्शन में ही नहीं दे रखे तो आपके पास कुछ बचता नहीं, तो आप ये ठीक करोगे, नहीं तो आप इंडिविजुअल निकालोगे। इंडिविजुअल निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? स्ट्रक्चर आने चाहिए। और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे जब तक हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ते। और उसके बाद भी केमिकल बॉन्डिंग में वो स्ट्रक्चर आप याद रखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जल्दी क्वेश्चन होता है। तो 2 या 3 स्ट्रक्चर है, ज्यादा स्ट्रक्चर आपके हैं 2 या 3 स्ट्रक्चर है। ठीक, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैं बात करूं H2SO3, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये थायो का क्या मतलब होता है? ठीक है, H2SO4 को तो जानते होंगे, क्या नाम होता है इसका? इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थायो होता है, थायो कब होता है कि ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू सल्फर, एक ऑक्सीजन को सल्फर में बदल दो, थायो नाम आगे लग जाएगा। अब देखिए, इसे एक ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, तो 3 कर दूं और सल्फर 1 और कर दूं, एक ऑक्सीजन को मतलब सल्फर में कन्वर्ट कर दिया, H2O3। आगे क्या लगा दो? सेम टू सेम, बस थायो आगे लगा दो। थायो आपको बता रहा है कि एक ऑक्सीजन सल्फर में आ गया, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे ROH को सिंपल नेम तुम क्या बोलते थे? एल्कोहल बोलते होगे 10th। यदि कोई तुमसे पूछे RSH क्या है, कुछ नहीं है, थायो एल्कोहल है। क्या है? थायो एल्कोहल है। ROR किसी ने पढ़ा हो, ईथर बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और RSR इसको थायो ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायो ईथर। तो ये थायो जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कंपाउंड के अंदर का एक ऑक्सीजन। जैसे कोई बोले थायो सल्फ्यूरिक एसिड, तो तुम पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख लो, H2SO4। क्या करो? एक ऑक्सीजन तो कम कर दो, उस ऑक्सीजन को सल्फर बना दो। 4 ऑक्सीजन थे तो ऑक्सीजन तो 3 रख लो, और सल्फर 1 था तो सल्फर 2 कर दो। ये हो जाएगा आपका थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो ये है। अब बात आती है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। H2SO4 से ही बनाते हैं, लेकिन अभी तो हमने H2SO4 का भी नहीं पढ़ा है, इसलिए तुम इसको याद रख लो। ठीक है, तब तक ये आपका हो जाएगा, ये H2SO3। ठीक है, H2SO3। तुम यहां से निकाल के देखोगे, ये आपका देखोगे किस में है? ये आपका -2 में है, ये आपका -2 में है। ठीक है, ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, देखो इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए थे, इसने भी 2 बनाए थे। इस हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया +1, ये +1। इस ऑक्सीजन ने कितने बनाए हैं? 2 बॉन्ड बनाए हैं, ये कितने में आ जाएगा आपका? -2 में। ये जो आपका है किस में आ जाएगा? +6 में। किस में आ जाएगा? +4 में, +6 में, +4 में आ जाएगा। ठीक है, +4 के अंदर, +4 में ये आ गया। कैसे आया +4 में? 1 + 1 इसकी वजह से, +1 इसकी वजह से, 1 + 1 1 + 1। ठीक है, ये तो सल्फर सल्फर का बॉन्ड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। सल्फर सल्फर का बॉन्ड है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे।
तो इसका कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। कोई पूछे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 एंड 0। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, एवरेज बताइए। एवरेज तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल देते हैं x मान के। कैसे होगा, +4 एक पे है, दूसरे पे 0 है, डिवाइड बाई 2, 2 एटम थे, कितना आ गया +2। काम अब एवरेज से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, इसका जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बताएंगे क्या होता है, और वहां पे थोड़ा इसका ऑक्सीडेशन नंबर का एक और भी मेथड होता है, थोड़ा वैल्यू चेंज होती है। इसको जो होता है +6 -2 करके ऐसा डिफाइन किया गया है कि ये +6 में, ये -2 में। वो कंट्रोवर्सी इसलिए है कि आपको अब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता, इसलिए आपको बताया नहीं जा रहा है, तो उसकी टेंशन मत ले, तब तक आप ये ध्यान रखें। ऐसे है, अब जैसे ये Na2S4O6, ये क्या है, इसके अंदर आप देखोगे S, ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है, ठीक। O नेगेटिव, ये है O Na, ठीक है। ये सल्फर देखिए, ये सल्फर किससे जुड़ा हुआ है, इधर भी सल्फर से और ये इधर भी सल्फर से। सल्फर से सल्फर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मानते, क्या मानते हैं, उसका 0 मानते। इसके अंदर क्या मानोगे, इधर भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, इधर भी नहीं, 0। ये इधर तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर इसको मिलने वाला नहीं क्योंकि सल्फर से बॉन्ड है। इधर ऑक्सीजन से, ऊपर ऑक्सीजन से, नीचे ऑक्सीजन से, कितने ऑक्सीजन से बॉन्ड बने हुए, 5। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। इंडिविजुअल ऑक्सीजन, भाई कितने टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 टाइप के हैं, 2 सल्फर 0 के हैं और 2 सल्फर किसके हैं, +5 के हैं। 2 सल्फर 0 के हैं और 2 सल्फर किसके हैं, +5 के। समझ गए हो। अब 2 सल्फर +5 के हैं और 2 0 के हैं, तो एवरेज पूछ लिया जाए। एवरेज तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल देते, क्या, इसका मान लेते x, इसका होता है +1, इसका होता है -2। आप एवरेज वैसे ही देखो, भाई क्या क्या है, टोटल चार्ज ऐड कीजिए, एक पे +5, दूसरे पे 0, तीसरे पे 0, तीसरे +5, डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 2.5। ये जो फ्रैक्शनल नंबर होता है हो नहीं सकता फ्रैक्शनल, क्योंकि आप सोचो सबसे छोटे चार्ज की चीज बोली जाती है इलेक्ट्रॉन, जिसको आगे हम बोलते हैं फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता। और आप बता रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर 2.5, उसका मतलब उसने 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो तो पॉसिबल नहीं। 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा या कोई चीज 3 इलेक्ट्रॉन देगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो वो इसी को बोलते थे पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एक्चुअल में फिर कैसे क्लियर हुआ, जब थोड़े दिनों बाद अपने को स्ट्रक्चर आने लगी, तब आपको पता चला कि ये एक्चुअल में फ्रैक्शनल जो आप बोल रहे हो वो फ्रैक्शनल नहीं है, वो एवरेज है, इसलिए फ्रैक्शनल हो गया है। कोई एक एटम 0 में है, दूसरा इसमें। तो आप ये ऑक्सीडेशन नंबर के स्ट्रक्चर वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक, 2 स्ट्रक्चर या 3 स्ट्रक्चर और हैं, ज्यादा नहीं है। एक होता है आपका C3O2, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये ठीक। एक होता है आपका Br3O8, Br3O8, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। यहां पे तुम देखोगे इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम खुद भी डिफाइन कर लोगे। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम देखोगे भाई 3x = 4 है और x की वैल्यू 4/3 है। देखिए ये कार्बन है, ये 2 बॉन्ड तो कार्बन से बनाया है, उसका तो कोई रोल इसको मिलेगा नहीं, वो तो गया। कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। ये इधर और इधर 0, इधर +2। ठीक है, ये हुआ। कितने कार्बन इंडिविजुअल, +2 0 +2, कितने टाइप के ऑक्सीडेशन, 2 की, 2 कार्बन +2 के 0 के। नेट कैसे लिखोगे, +2 0 +2, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल आइटम, वही तो आया। इसमें आप देखिए इस ब्रोमीन, ये बॉन्ड तो ब्रोमीन का है, ये तो कोई काम का बॉन्ड है। ये कितने बॉन्ड बनाए हुए इसने, +6। इधर ये ब्रोमीन तो कोई नंबर देगा नहीं, ऊपर वाला क्या होगा, इसकी वजह से आपका आ जाएगा +4, इसकी वजह से +6। तो ये था आपका एवरेज ऑक्सीडेशन और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन। ये आपको स्ट्रक्चर कुछ है जो याद करने थे। ठीक, जैसे एक और मैं आपको बताऊं, ये होता है Fe3O4, ये और है, याद किया होगा, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मैग्नेटाइट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe2O3, इसको हेमेटाइट बोलते हैं। किसी को ये नहीं आता तो बहुत गलत बात है, क्योंकि तो 10th में चैप्टर अपना मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान के करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x = 6 एंड x = +3। क्वेश्चन आता है IIT में एडवांस में क्वेश्चन आया, हेमेटाइट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आयरन का,
+3 है। मैग्नेटाइट के अंदर क्या है, मैग्नेटाइट में आप निकाल के देखो, मैग्नेटाइट में कैसे निकालोगे, 3x = 8 एंड x की वैल्यू आएगी 8/3, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल कैसे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आयरन एक्चुअल में 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और बाद में इसको स्टडी किया गया, ये आपका FeO + Fe2O3 का कॉम्बिनेशन होता है, FeO + Fe2O3 का कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए कितने आयरन है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 का है, एक आयरन Fe+2 में है और आपका 2 आयरन जो है वो आपके +3 में है। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे। तो इसके अंदर Fe+2 कितना है और Fe+3 कितना है, परसेंटेज पूछ ली जाती है। ये फेरस आयन होता है, ये फेरिक आयन होता है। टोटल आयन कितने हैं, 3। Fe+2 की कितनी परसेंटेज हुई, 1/3 × 100 और Fe+3 की कितनी परसेंटेज हुई, 2/3 × 100। लेकिन ये तो अपने को कंपोजिशन पता था, कल को कोई ऐसा आ जाए जिसका कंपोजिशन ना पता हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये जो आपका कभी भी फ्रैक्शनल में नंबर आ जाए तो आप जरूर ये ध्यान रखना कि एक्चुअल में यहाँ पे एक एटम नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट है। वो आपको देगा कि कौन कौन से हैं। जैसे आयरन का हमें पता है तो भाई आयरन फ्रैक्शनल में आया, उसी टाइम हम समझ गए इसमें कुछ Fe+2 होंगे और कुछ Fe+3 रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का यदि फ्रैक्शनल में कहीं भी नंबर आता है तो आप उसका कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ये तो आपको स्ट्रक्चर पता था, नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे। ये मैग्नेटाइट हेमेटाइट समझ गए होगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको फॉर्मूला नहीं देगा, मैग्नेटाइट हेमेटाइट बोलेगा, ये आ गया। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल क्या होता है वो अपने को जरूरत नहीं है। जैसे 0.98 वो आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, ये और बोलेगा निकल एग्जिस्ट इन Ni2 positive and Ni4 positive only. Find percentage of Ni2 positive in Ni 0.980। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जिनमें फ्रैक्शन में आएगा। क्यों आएगा, या 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में इसका एग्जैक्ट रीजन आपको पता चलेगा। हाँ, इंटरस्टिशियल बस यही काफी, इतना आपको कैसे लिखें, बहुत सिंपल तरीके से इसको लिखते हैं। देखो इतना सभी बच्चे समझ जाएंगे। ये 98/100 है और ये O है, इसको मैं लिखूं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ये 98 है और ये O100 है। सो से मल्टीप्लाई कर लिया इस पूरे कंपाउंड को, कर सकते हैं दोनों को, इसको भी कर लो इसको भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अपने को पता है जो 98 Ni है इसमें से X तो ऐसे होंगे जो Ni2 पॉजिटिव में होंगे, तो Ni4 पॉजिटिव में कितने होंगे भाई, टोटल 98 हों। कोई बोलते X हो तो ये 98 माइनस X हो गया, कितना होगा 98 माइनस X, यही तो है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, ये टोटल नेगेटिव चार्ज तो मैं निकाल सकता हूं। कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर, 100 ऑक्सीजन है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, 100 × -2 -200 है। तो टोटल पॉजिटिव भी इतना ही आएगा, पक्का है, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। तो टोटल पॉजिटिव भी कितना आ जाएगा, टोटल जो पॉजिटिव होगा वो आपका 200 ही आएगा। क्यों, कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक, अब टोटल पॉजिटिव काउंट कर दीजिए। तुमने बोला X तो ये है, चलो ठीक है, 1 पे 2 था तो X पे कितना हो गया 2X, 4 98 माइनस X इक्वल टू 200। 2X प्लस यहां से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 388 माइनस 4X इज इक्वल टू 200। ठीक, यहां से आपका माइनस का 2X, ये 2X प्लस का था, ये माइनस का, ये उधर गया आपका, तो ये आपका आ जाएगा -188। ये कैंसिल आउट किया, X की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी 94। कितना आ जाएगा 94। मतलब Ni2 पॉजिटिव 94 है और Ni4 पॉजिटिव कितने बच गए 4। ये परसेंटेज नहीं आई, ये गलती मत कर देना। परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज आपको निकालना है तो बहुत आसान है। Ni+2 का निकाल रहे हो परसेंटेज, तो कैसे करोगे, 94 डिवाइड बाई टोटल 98 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालने का तरीका तो अपना सिंपल यही, जिसका निकालना उसका डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, तो ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे सोल्व करोगे।
भाई इसका तो आपको टोटल नेगेटिव चार्ज पता है, ठीक है। जैसे देखिए और कंपाउंड दे, कल को जैसे मान लिया कंपाउंड ये आ जाए Fe 0.9 O, और आपको पता है कि Fe, तुम्हें पता है Fe का तो वो देगा भी नहीं कि Fe 2 और Fe+3 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या करो, इसको पहले तो लिख लो Fe 9/10 इंटू O, या फिर इसको आप लिख लो Fe 9O10, ठीक। क्या है इसके अंदर, X तो है फेरस और 9 - X है फेरिक, और ऑक्सीजन किस में है, फेरिक +3 -2 में। तो लगा दो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने वाला तरीका, 2x + 3 × 9 - X इंटू 10 × -2 = 0। यही तो होता था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट। चार्ज ये है जो पिछला मेथड लगाया था, और ये वो सेम है दोनों में। इसको आप -20 उसको उधर करोगे तो +20, बात तो वही है। कितना नेगेटिव चार्ज है, -20। तो Fe पे टोटल चार्ज +20 होना है, तो यही तो हो गया। इधर ले जाओ, ये आपका 2x + 27 - 3x - 20 = 0। यहां से -x उधर लेके जाओगे -7, x की वैल्यू 7 है, मतलब आपका Fe+2 जो है वो 7 एटम है, और Fe+3 के कितने एटम बच जाएंगे आप खुद निकालोगे। 2 परसेंटेज निकालनी है, जैसे कि मान लिया Fe+3 की परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकाल दोगे, 2/7। कैसे निकाल दोगे, 2/9 × 100, 2/9 × 100, ठीक। ये जैसे Fe3O4 है, Fe3O4 है, ठीक। इसमें क्या मान लो भाई, x तो मान लो जो +2 के होंगे, ठीक है, और जो y है वो मान लो 3 - x जो होंगे वो +3 के होंगे। तो लगा देते हैं मेथड, क्या, +2 × x, 3 × 3 - x, 4 × -2 = 0। कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x + 9 - 3x - 8 = 0। यहाँ से -x = किसके बराबर, -1। x की वैल्यू मतलब Fe+2 कितना है, 1 एटम है, तो Fe+3 का कितना एटम है, Fe+3 का एटम 2 है। अपने को इसका कंपोजिशन ना भी पता हो तो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें कंपोजिशन पता हो, दैट इज इक्वल टू FeO एंड Fe2O3। इसको जोड़ के लिखा हुआ, Fe2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, इकट्ठा करके लिखा 3 और 1 ऑक्सीजन 4। इस तरीके से आपको करके दिया होगा। तो ये था इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर एंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और स्ट्रक्चर का इंपोर्टेंस। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो फ्रैक्शनल में दिया हो तब परसेंटेज आपको निकालना हो, कैसे निकालोगे, ठीक। आपको ऑक्सीडेशन नंबर किस किस में एग्जिस्ट करता है ये देगा, आयरन के लिए नहीं देगा, आयरन का पता है, बाकी के लिए आपको दे दिया जाएगा। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड तो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है दोनों एक एक देंगे लेकिन शेयर करेंगे, देंगे नहीं, बीच में रखेंगे। पहले में ये दे रहा है, ये ले रहा है, दूसरे में दोनों बीच में, और तीसरे में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, A × B। जो ये एरो लगा हुआ बॉन्ड होता है, ये जो एरो वाला बॉन्ड होता है, ये इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको क्या मान लो, इसको सिंपल आप ऐसे लिख लो, A × B। जो एरो है, ये वो एरो आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया है, तो इस एरो को हटा दो। एरो को हटाने के लिए जहां से इलेक्ट्रॉन आया है +1। अब ये आपका हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा हो गया, कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको तुम्हें निकालना आता है क्या, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है उसको मिलता है -1 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को मिलता है +1, ठीक है। ये तो अपना स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड के एरो को ब्रेक कर दो, ये होगा। अब जैसे
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मैं बताऊं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड पी से क्यू है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्यू की पी से ज्यादा है। पहले तो आप इसको तोड़ोगे, पी पे पॉजिटिव और क्यू पे नेगेटिव -1। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्यू की। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्यू पे कितना आएगा? -1 और इस पे कितना आएगा? +1। तो नेट चार्ज देखिए कितना आया, पी पे आ गया +2 और क्यू पे आ गया -2। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इस पे +2 आएगा, इस पे -2, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने यही तो बताया। आयनिक में क्या होता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लेता है। कोऑर्डिनेट में एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव था तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड if arrow ये is present from electropositive to electronegative, then electropositive get +2 and electronegative get -2 for each covalent bond। हर एक कोवेलेंट बॉन्ड each coordinate bond हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे +2 और इस पे -2। सेम केस कोवेलेंट में आता था तो +1 -1। क्यों आ रहा है समझ गए होगे क्यों? पहले इस एरो को हटाने के लिए लगाया +1 -1 और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आपको ये बता दिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, देने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव था और लेने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये था। अब मान लिया बॉन्ड ऐसा हो जाए, मैं बोलूं A to B और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज्यादा हो B से, देने वाला की ज्यादा हो, तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो ये लिखोगे, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ये तो आपका कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में बदल दिया। अब आगे का क्वेश्चन आपका किसका है? कोवेलेंट का है। ठीक, अब इसमें देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? A की। तो इस पे कितना आ जाएगा? -1 और इस पे कितना आ जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इस पे आएगा +1। तो नेट चार्ज इस पे कितना हो गया? 0। इस पे कितना हो गया? 0। ये केस तो हमेशा ही होगा जब देने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और लेने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो लिखें इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ डोनर एटम, ये जो देता है उसको बोलते हैं डोनर एटम। इफ डोनर एटम is more electronegative than acceptor atom, ये accept करता तो इसको acceptor atom बोलते हैं, is more electronegative than acceptor atom in coordinate bond। if donor atom is more electronegative than acceptor atom, in this case oxidation number of each atom is 0। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या माना जाएगा भाई? 0 बोले। समझ रहे हो क्यों? इस एरो की वजह से इस पे +1 आया, इस पे -1 आया, ये तो एरो की वजह से। अब यदि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये -1 लेगा और ये +1, ऊपर इस पे ऑलरेडी +1 था और -1 हो गया, 0 0। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 ही केस हो सकते हैं, सेम एटम के बीच में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी होगा नहीं। ठीक, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? +2 -2 और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव 0 0। देखिए मैं यहां से लिख देता हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एरो आपको बता रहा है कि ये आपका जो एटम है वो डोनर एटम है और ये जो एटम है आपका एक्सेप्टर एटम है। ठीक, तो क्या लोगे? इस पे आएगा +2 और इस पे आएगा -2। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से -2 जा रहा, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव देने वाला नेगेटिव लेने वाला, तो इस पे +2 इस पे -2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए, उल्टा हो जाए, तो इस पे भी 0 इस पे भी 0, ये आपका कोऑर्डिनेट का केमिस्ट्री खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड 12th क्लास में आएगा ये, लेकिन क्वेश्चन इसके दे दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड खासकर ऐसे मिलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये हो गया Fe H2O
एफ ई मान लिया Cl6, इस टाइप से ये मिलते हैं। ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनके अंदर ये क्लोज ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये जो अंदर वाला होता है यहाँ पे जो क्लोज ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ये होता है मेटल। ठीक, तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे हमेशा। तो इस टाइप के ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में हम पढ़ नहीं रहे। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in FeCO5, कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, सभी जानते होंगे 0 चार्ज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज होता ही नहीं। ठीक है, इसका मान लो x प्लस 5 इंटू 0 कितना आ गया 0। NiCO4 में खुद निकाल के देखना कितना आ जाएगा 0। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, इसने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है मेटल की तरफ बनाया है, तो उसके लिए तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि मेटल कैसा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो मेटल के साथ बनाते हैं उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। चाहे लिख भी ले, यहां भी सिर्फ जो आपस के बॉन्ड होंगे उनके लिए काउंट करेंगे। जैसे के लिए कितना के है, एक के पे +1 होता है तो कितना आ जाएगा +4। एक क्लोरीन पे -1 होता है तो कितना हो गया -6। तो यहाँ पे आप x मान के इसका निकालोगे। बात रही फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्यों नहीं कंसीडर किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हम कंसीडर करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं, आप 0 मान के चल लेना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल आर कोल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इस तरीके से आप इनका निकाल सकते हो। जैसे देखिए 2-3 क्वेश्चन और दूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आपको निकालने के लिए। जैसे ये आ जाएगा FeH2O6SO4, ये है। आप इसका कैसे निकालोगे, ठीक है, इसका किस तरीके से निकाला जाएगा, इसका बहुत सिंपल है। तुम देखिए कि H2O के ऊपर बताइए, H2O के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं, 0 चार्ज होता है। ठीक है, SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। Fe के ऊपर कितना है वही तो निकालना है, x मान लेता हूं, तो x इंटू 6 इंटू 0 -2, पूरा कंपाउंड है भैया, अलग मत मान लेना 0, ये बाहर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, नहीं कंसीडर करेंगे क्यों, ऑक्सीजन से मेटल की तरफ जाएगा, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और कभी भी बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ, उसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मानेंगे। पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में यही होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मानने की आपको जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आप निकालोगे x की वैल्यू आपकी +2 आ जाएगी। जैसे Fe, ठीक है, H2O 5NO इंटू SO4, ये है भाई। NO का मैं बता दूं, NO का +1 लेते हैं, NO का क्या लेते हैं +1, आयरन जब होगा NO का +1 होता है। ये आपको पता चलेगा 12th क्लास में, 1-2 एग्जांपल दे रखे हैं असाइनमेंट में, इसलिए मैं आपको बस करा रहा हूं। H2O का कितना होता है, H2O का दिख रहा 0 होता है। SO4 2 नेगेटिव का कितना होता है -2 होता है। अब निकाल लो, इसका 0, इसका +1 है, इसका -2 है। x मान लिया 5 इंटू 0 इंटू +1 -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से तुम देखोगे +1 आ गई। ये है जैसे HCN होता है, HCN। अब इसमें बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो +1 हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन। देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताऊं क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, कार्बन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, इस पे आएगा +1, ठीक है, इस बॉन्ड की वजह से इस पे आ गया -1। 3 बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बने, 3 बॉन्ड के लिए कार्बन पे क्या आएगा -3, और इस नाइट्रोजन पे कितना आएगा -3 तीनों की वजह से, और इस पे कितना आएगा +3। अब इसके ऊपर निकाल के देखिए क्या होगा, इसमें तुम निकालोगे ये आपका आएगा +2 और ये क्या आएगा +1, नाइट्रोजन में कितना आया -3। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, याद होगा इसको क्या बोलते हैं साइनाइड, सीएन को साइनाइड बोलते हैं। जैसे केसीएन में पूछ लेते हैं, केसीएन में बताइए, केसीएन को तो आप कैसे लिखोगे, पहले ऐसे लिखोगे के पॉजिटिव और सीएन नेगेटिव, ये साइनाइड आयन है। ठीक है, के का कितना +1, ठीक, ये तो आपका पार्ट अलग है, ये है एक्चुअल में जो सीएन। तो सीएन में आपको स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है कि ये है एक्चुअल में चीज, सीएन नेगेटिव, ये सीएन नेगेटिव, इस तरीके से बनाया केसीएन नेगेटिव, ये है।
क्योंकि के इससे जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे आप निकाल के देखोगे हर 3 जो बॉन्ड है उनके लिए इस पे आएगा -3, इस पे आएगा +3 और -1 चार्ज इसके ऊपर है। +3 बॉन्ड से आ गया, -1 इसके ऊपर ऑलरेडी था, कितना बचा इसके ऊपर +2, तो ये +2 में है, ये आपका -3 में है और ये आपका +1 में। तो साइनाइड में कार्बन का क्या होता है, +2 होता है और नाइट्रोजन का -3 होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है आइसोसाइनाइड, ये एक इंटरेस्टिंग केस है, आइसोसाइनाइड। ठीक, आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको एन। ठीक, ये जो चीज होगी ये आपका आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड। एक मिनट, जैसे कि आपको HN, ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आइसोसाइनाइड में और साइनाइड में फर्क देख लीजिए। HCl, इसमें H जो होता है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसमें HN से जुड़ा होता है, दैट आर कोल्ड आइसोसाइनाइड, और ये आपका साइनाइड। ये है, ये डिफरेंस। के लगाओगे तो यहाँ पे के इधर लगेगा, इसमें के इधर लगेगा। ठीक है, जो मेन जो चीज होती है, आपको आयन के बारे में बात करनी है। आयन मतलब इसको बोलते हैं Cn नेगेटिव आयन, जो अभी आपको समझाया था, ये होता है साइनाइड आयन। और इसको बोलते हैं NC नेगेटिव। देखिए ये क्या है, ये एक्चुअल में, इसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाइए पहले तो। HN कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट कर दिया, एरो जिस पे लगी होती है उस पे -1 लगा दिया, जिसने एरो लगाई थी उस पे +1 लगा दिया। अब ये देखिए यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन। और हम पढ़ के आए हैं, यदि डोनर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई रोल नहीं, उस बॉन्ड को ही आप हटा दीजिए, पूरे बॉन्ड को आप हटा दो। मतलब इसका आप ये समझो ये बॉन्ड है ही नहीं, उसके बगैर निकाल दो। उसके बगैर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इस पे +1 आ गया, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 आ गया, इन दो बॉन्ड की वजह से इस पे -2 आ गया और इस पे +2 आ गया। तो आप कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन पे +1 हो गया, इसका -3 हो गया और इसका +2 हो गया, ये है। और यहाँ पे आपका +1 था, इसका यहाँ पे आपका इसकी वजह से +3 और इसकी वजह से -2, तो ये आपका कितना आया था, यहां से +2 और ये आया था -3। ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा। तो ये आप यहां से निकालोगे, ठीक है। +1 इस पे ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। ये आपका जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसकी तरफ से था। यदि आप ये मान के प्रोसेस से भी आप करना चाह रहे हो तो इस बॉन्ड के लिए इस पे +1, इस पे -1, इन 3 बॉन्ड के लिए इस पे -3 और इस पे +3। ठीक है, हाइड्रोजन का तो अपना ऑलरेडी आ गया +1। इस पे देखिए कितना है, -4 है, +1 है, कितना बचा, -3। इसके अंदर कितना हुआ, इसके अंदर देखोगे आप +2। ये है, तो ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। जैसे KCl अभी आपको बताया था, क्या था, K पॉजिटिव एंड C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड है था। आइसोसाइनाइड KNC लिखा जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा, ये आपका जो बॉन्ड होगा K पॉजिटिव और N ट्रिपल बॉन्ड C ये बनेगा, ठीक है। ये बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस टाइप से बनाया जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझ गए होंगे। और आइसोसाइनाइड के अंदर आइसोसाइनाइड और साइनाइड, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इस तरीके से इसको निकाला जाता है, ठीक। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए NO2, बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर बताइए नाइट्रोजन का, कैसे निकालो। आप देखोगे इसके अंदर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दो, क्या बड़ी चीज है। या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रूल आपको पता है, एक बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहे हैं तो हर बॉन्ड इस पे आएगा +2, देने वाले पे +2, इस पे -2। क्यों, देने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डोनर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, एक्सेप्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो फटाफट आंसर वो आ जाता है। इन दो का आप काउंट कर दो भाई। इस बॉन्ड की वजह से ये इस कोऑर्डिनेट इसके ऊपर +2 आया, इस पे -2 आया, इनका तो हिसाब हो गया। ये तो आपके कोवेलेंट है, हर एक बॉन्ड के लिए इस पे +2 आएगा और इस पे +1 आएगा, 2 है तो +2 और इस पे -2।
आपका नाइट्रोजन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +4 और ऑक्सीजन का -2, या फिर आप ऐसे करके देखो, ये है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, -1 +1 कोऑर्डिनेट ब्रेक करते हैं। अब कोवेलेंट उसको आप स्टडी कर लो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 आया, ये तो -1 एरो को ब्रेक करने के लिए था, इस बॉन्ड की वजह से इस पे +1 आया, +1 ये ऑलरेडी था, इन दो बॉन्ड की वजह से +2 आ गया और इन दो बॉन्ड से -2 आ गया। इस नाइट्रोजन पे कितना चार्ज टोटल आया, +4। तो कोऑर्डिनेट को कैसे निकालते हैं, ये है साइनाइड किसको बोलते हैं, आइसोसाइनाइड किसको बोलते हैं, ये आपका साइनाइड है, ठीक है, और ये आपका आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, समझ गए होंगे। इस तरीके से निकालते हैं इसको। ये भी लिखा मिलेगा आपको कई बार, ये एक ही चीज है, क्या किया, एरो को हटा दिया, ठीक है। तो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका एवरेज इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो वो असाइनमेंट आप करोगे उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अपना जो रिडॉक्स का पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उसमें चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे उसके अंदर H2O2, KMnO4, आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, हर टाइप का हो गया, इन्फेक्टर हो गया है, बैलेंसिंग हो गया है, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इसके अंदर एक पार्ट बचा हुआ है अभी, जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सेल अभी नहीं पढ़ेंगे हम, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। सेल के अलावा जितने भी पार्ट है, ई नोट होता है सेल में, वो वाले क्वेश्चन छोड़ के आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अच्छे से असाइनमेंट कर सकते हैं।